कर दीजिए। शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम व्यक्ति और समाज विषय पर बात करेंगे। इसके इसके अंतर्गत कोटेशन संख्या 8024 से लेकर 8031 तक बात की जाएगी। अब इसमें जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वह है व्यक्ति और समाज के बीच संबंध। इसके लिए हमने कोटेशंस के अंतर्गत जो जो बिंदु आए हैं हमने उन्हें किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्ति और समाज के बीच का संबंध। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के बगैर व्यक्ति का जीना संभव नहीं है। उसी तरह व्यक्ति के बगैर समाज की कल्पना तक नहीं हो सकती। व्यक्ति अपने आचरण, स्वभाव और चरित्र से समाज को प्रभावित करता है। समाज भी अपनी व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति को प्रभावित करता है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को समाज के साथ जुड़ना ही चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें यह उसकी मजबूरी है। अगर व्यक्ति अकेला रहता है तो उसे असामाजिक माना जाएगा। इसीलिए उसे किसी व्यक्ति, परिवार, गांव, समूह के साथ जुड़ना अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो दूसरा कोटेशन है कि मनुष्य जो है वह किसी देश का गुलाम नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी देश या राज्य का नागरिक होता है। जो उसकी नागरिकता है वह राज्य प्रदान करता है। जब व्यक्ति नागरिक के रूप में रहता है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। उन्हीं के अनुसार वह अपना जीवन जीता है। लेकिन एक बात और आती है कि व्यक्ति व्यक्ति के स्तर पे भी समाज में रहता है या उसी देश में रहता है। व्यक्ति के स्तर पे जो उसके अधिकार हैं उस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार या मौलिक अधिकार मेरे ख्याल से पूरे विश्व में मान्य है। अगर कोई व्यक्ति विदेशी भारत आता है तो उसे मौलिक अधिकार या जो उसके प्राकृतिक अधिकार हैं हम उससे वंचित नहीं कर सकते। और यह किसी भी राज्य या कहें कि विश्व समुदाय का कर्तव्य है कि वह उसकी रक्षा करे। तो मेरा मानना है कि व्यक्ति और नागरिक के तौर पे दोनों स्थितियों में उसका अस्तित्व रहता है। और राज्य या विश्व समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह उसे सुरक्षा और न्याय प्रदान करे। जो तीसरी बात है
कि यह सर्वमान्य तथ्य है कि मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी भी है। अरस्तु ने कहा है ये बात। लेकिन कुछ लोग आध्यात्मिक भी बोलते हैं। मेरा मानना है कि आध्यात्मिक व्यक्ति होता है या नहीं, यह पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि समाज में हर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता। अगर हम आज के समाज को ही देखें तो आपको कितने व्यक्ति मिलते हैं जो आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं? पूरी आबादी का 1% भी नहीं होगा। ये हो सकता है कि भले बोलने के लिए आध्यात्मिक बातें कर दें या उसका अध्ययन करें, लेकिन आचरण और जीवन उतारने वाले आध्यात्मिक बहुत कम ही मिलते हैं। मेरा मानना है कि आध्यात्मिकता के बारे में हम स्पष्ट नहीं है। इसमें एक बात और आती है कि आध्यात्मिकता के निर्माण में जो उसकी शिक्षा व्यवस्था है उसका भी बहुत बड़ा अंश होता है। देखिए, मान लिया कि आज के समय में आध्यात्मिक होना बहुत मुश्किल है। कारण यह है कि आज की शिक्षा इतनी भौतिकवादी, उपयोगितावादी और यंत्रवत हो चुकी है कि उसके बारे में यह कहना कि आध्यात्मिक हो मुश्किल है। हमारा जीवन भी इतना यंत्रवत हो चुका है। हम हर चीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे डिपेंड हैं। ऐसे में आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल कार्य है। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें बोलते हैं कि जो समाज की शक्ति है वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास संग्रहित नहीं होनी चाहिए। उसे परिवार, गांव, प्रदेश में उसे संग्रहित करना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास सामाजिक शक्ति आएगी तो जाहिर सी बात है वह उसका दुरुपयोग करेगा और यह तानाशाही को जन्म दे सकता है। इसीलिए सामाजिक शक्ति को किसी भी हाल में व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास नहीं रहना चाहिए। अब बात आगे बढ़ते हैं। जो कहा जाता है कि व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है। देखिए, व्यक्ति एक निसंदेह स्वतंत्र इकाई है, लेकिन उसकी जो स्वतंत्रता है वह बाधित है। रूसो ने कहा है कि मैन इज इन चेंस, जो मनुष्य है वह बंधनों में अकड़ा है। यह बंधन परिवार, गांव, समाज, देश, राज्य के रूप में उसके सामने आते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें दोनों के बीच में करना है संतुलन। जब हम संतुलन की बात करते हैं तो हमें इसके लिए पहला कार्य करना पड़ेगा कि मूल अधिकारों में हम कोई कटौती ना करें। तो मूल अधिकार
यह प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति की हम हर हाल में अक्षुण्ण रहे, उसकी रक्षा की जाए। ठीक है। दूसरी ओर उसे समाज का अंग भी बनाना है। जब उसे समाज से जोड़ना है तो हम यह अनिवार्य कर दें कि उसे किसी न किसी के साथ जुड़ना है। तो यह जो हम संतुलन बनाएंगे वह हम हमारे लिए अच्छा रहेगा, और व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई के रूप में भी कार्य करेगा, और समाज, राज्य और देश के रूप में इकाई के भी कार्य करेगा। अब बात आती है कि क्या इसकी कोई सीमा हो। हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अधिकार जब व्यक्ति को मिलते हैं तो स्वतंत्रता अपने आप उसे मिलती है। जिस व्यक्ति के पास जितने अधिकार होंगे उसके पास स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। अब जाहिर सी बात है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण यह बहुत जरूरी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी अधिक न हो जाए कि सामाजिक नियंत्रण टूट जाए, उच्छृंखलता हो, अराजकता हो, अनैतिकता हो, अनाचार हो। दूसरी ओर सामाजिक नियंत्रण भी इतना न हो जाए कि अत्याचार, अनाचार, मूल अधिकारों हनन, शोषण जैसी स्थितियां हों। तो फिर हमें करना क्या है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि नैतिकता की दुहाई देकर अधिक नियंत्रण की मांग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते होते हैं जो स्वतंत्रता की मांग करते हैं। मेरे ख्याल से यह दोनों ही विचार गलत हैं। अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि हम अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले, ये भी गलत है। मेरा मानना है कि अगर हम यह चाहते हैं कि हमें मनमाने तरीके से जीने दिया जाए, इसका मतलब है कि हम उच्छृंखल हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी आशु की इच्छाएं हैं, जो हमारी भीतर जो मर्यादा है, जो अनुशासनहीनता है, हम उसे त्योहार पे लाएं। लेकिन ये भी बात है कि अगर कोई यह कहता है कि सामाजिक नियंत्रण में रहो, नैतिकता और बहुत सी बातों के बहाने वो हमें कंट्रोल करता है, ये भी गलत है। तो संतुलन होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में राज्य और समाज के बीच एक द्वंद्व चल रहा है, या यह कहें कि द्वंद्व कहना गलत होगा। राज्य ने समाज को निगल लिया है, या या उस पर पूरी तरह से आधिपत्य जमा चुका है। देखिए, वर्तमान व्यवस्था में समाज के अधिकांश मामलों में राज्य का हस्तक्षेप है। परिवार व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, गांव की व्यवस्था, या इसके अलावे बाकी व्यवस्था में भी राज्य का दखल है। अभी इसी साल की बात है, मेरे गांव में होली का त्योहार हो रहा था, तो पुलिस आकर
पहरा दे रही थी, जबकि मेरे गांव में आज तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारा गांव उस क्षेत्र में आता ही नहीं था। तो ये तो कहीं ना कहीं अब नियंत्रण कहीं तो प्रयास है ना। वो लोग फोटो खींच रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि कहने को तो वो बोलेगा कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अनुशासन के लिए ऐसा कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे राज्य की जो मानसिकता है वह है कंट्रोल करना। इतने दिनों से अब तक पुलिस नहीं आई थी, आज ये सब पुलिस आ गई। इसका मतलब यह है कि राज्य धीरे धीरे आपको जकड़ रहा है। आज से 20 साल पहले जो जकड़न थी वह वह कम थी, अब वह जकड़न बढ़ रही है। और आने वाले कुछ सालों में वह जकड़न और बढ़ जाएगी। राज्य ही राज्य जो है वह स्वयं को ही समाज घोषित करने में लगा हुआ है। यह जो स्थिति है अत्यंत घातक है और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। हमें इसके लिए जन जागरूकता का काम करना चाहिए। अब अंतिम जो बात मैं बोलना चाहता हूं यह है कि व्यक्ति, परिवार और समाज देखने में तो लगती हैं कि ये जो बाकी जो चीजें हैं अलग अलग हैं, लेकिन अलग होते हुए भी ये एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति के बगैर परिवार का अस्तित्व नहीं है, परिवार के बगैर भी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह परिवार नहीं मिलकर समाज बनता है। तो तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह तीनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो पुलिस उसके घर पे आती है, जो उसका परिवार है उस पर दबाव डालती है, उसका घर तोड़ देती है। उसके पीछे मानसिकता यही है कि व्यक्ति को परिवार से लगाव रहता है। वह सारी दुनिया का दबाव झेल जाएगा, लेकिन जब उसके परिवार पे कोई आपदा आएगी तो वो उसे नहीं झेल पाएगा। इसीलिए देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो सबसे पहले उसके परिवार पे दबाव बनता है। उसका कारण यही है कि उसके मजबूर कर अपने वश में करें। आपने एक चीज और देखी होगी कि कुछ लोग परिवार के भय से गलत कार्य नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे, अगर मैं इतना गंदा कार्य करूंगा तो मेरे परिवार का नाम बदनाम होगा। तो परिवार बहुत मायने रखता है और समाज तो मायने रखता ही है। और मेरा मानना है कि अनियंत्रित अधिकार किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, और तीनों में से किसी को भी अधिकार शून्य भी नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबका धन्यवाद। कोई भी साथी शुरू करें।
कमल सिंह जी, माता प्रसाद जी, मोहन जी, कोई भी साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए आदरणीय। क्योंकि हमारा 2-3 दिन से यही विषय चल रहा है, कल भी विषय पर अच्छी चर्चा हुई थी। अब समाज के बिना व्यक्ति का जीना कठिन होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते चूंकि वह संबंध रखना, एक दूसरे के संबंध में रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? क्योंकि उसे सुख चाहिए, उसकी भावनाओं को पोषण चाहिए। जब भावनाएं पोषित होती हैं, भावनाओं को आदर मिलता है, तो वह सुख महसूस करता है, चित्त उसका प्रसन्न होता है। दूसरी चीज, उसे सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए तो बहुमत में सुरक्षा है, क्योंकि प्रकृति में हर एक चीज प्रतिस्पर्धा में, और प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। वो शक्ति हमें समाज से मिलती है। लेकिन जब कोई हमें कुछ देता है, जैसे प्रकृति हमें कुछ देती है, तो उसके लिए कुछ त्याग भी चाहती है। माने ये व्यापार है, कुछ लेना है तो कुछ देना जरूर होता है। जिसको हम कुछ दे नहीं सकते, उससे लेने का भी अधिकार हमें है नहीं। तो समाज हमें सुरक्षा देता है, बदले में समाज चाहता है कि समाज के द्वारा, अर्थात एक समूह के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन व्यक्ति ना करे। यही तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता है। एक दायरे में रह करके, एक हद में रह करके व्यक्ति स्वतंत्र है, और हद के बाहर जाता है तो वह स्वच्छंदता कहलाती है। तो समाज व्यक्ति का सहयोगी है और व्यक्ति समाज का सहयोगी है, अर्थात व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है। तो लेना और देना बराबर का होता है। समाज के नियमों का हम पालन करते हैं, जो दायरे हैं उन्हीं को हम अनुशासन कहते हैं कि उस दायरे में रहिए। और ये दायरा भी भाई, मानव जब से इस पृथ्वी पर आया तो सबसे पहले मानव के जीने की कला का विस्तृत अध्ययन समाज में करके, और मनु महाराज ने मनु स्मृति में कैसे जीना है व्यक्ति को, उसकी सीमाएं निश्चित की। आगे चल करके परिष्करण हुआ और भी बहुत सारी चीजें आई हैं। तो धीरे धीरे जो चीजें उपयोगी नहीं रहती हैं, विद्वान अपने समय और परिस्थिति के हिसाब से नियम बनाता है, सीमाएं तय करता है, और उन सीमाओं के हिसाब से हमें स्वतंत्रता देता है। समाज स्वतंत्र हो गया तो समाज अपने दायित्वों का निर्वहन खुद करता है। लेकिन चूंकि व्यक्तियों द्वारा समाज का निर्माण होता है, तो व्यक्ति का सबसे अधिक दायित्व बनता है कि वह अपने द्वारा बनाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करे, जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता में दखल ना हो और दूसरा भी स्वच्छंद ना हो। क्योंकि अगर एक अनुपस्थित रहेगा तो दूसरा उसको देख करके, यही तो नैतिक मूल्यों का संधारण है, यही तो नैतिकता है कि हम समाज के दायरे को समझें, उसकी हद को समझें, और समाज की हदों के अंदर ही हम अपने क्रियाकलाप करें। दूसरा बिंदु आता है, मनुष्य किसी देश का गुलाम मात्र नहीं है, वह विश्व समुदाय की एक इकाई है। उसके कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं जिनकी सुरक्षा विश्व समुदाय का दायित्व है। सबसे पहली बात तो है कि देश क्या है। तो देश किसी समूह या एक मत वाले समूहों के द्वारा किसी भी भूखंड पर किया गया अधिकार,
देश कहलाता है। तो ये सीमांकन देश की भौगोलिक स्थिति का सीमांकन हुआ। अब उसके अंदर जितने भी समुदाय रहते हैं वो एक निश्चित परिस्थिति के अंदर रहते हैं, और जो हमारे परिस्थिति है या परिवेश है, परिवेश में हमारे लिए चीजें उपलब्ध रहती हैं, अर्थात जिनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, वो रहते हैं। उनके हिसाब से अब जो समुदाय है उनके अंदर कंपटीशन चलता है, और जो जिस समय सामंजस्य बिठा करके सर्वमान्य रूप से वो सभी समुदायों का नेतृत्व करता है, वो देश का नेतृत्व करता कहलाता है। चाहे उसको हम प्रधानमंत्री कहें या राष्ट्रपति कहें, जो भी है वो सर्वोपरि होता है, और वो सभी की अपने देशवासियों के लिए चिंता करता है। लेकिन उनमें जिसका जितना बौद्धिक स्तर होता है, बौद्धिक स्तर के हिसाब से उसको प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके वो अपनी समृद्धि को प्राप्त होता है। अब वही समृद्धि भी सब चाहते हैं, तो कंपटीशन है, कंपटीशन है, उसको अपने आप को चोटी पर बनाए रखने के लिए व्यक्ति हर प्रकार का प्रयास करता है, और उसी के तहत वो कंपटीशन करके बौद्धिक स्तर से सामने वाले को कैसे हम पीछे कर सकते हैं, या उसके संसाधनों का दोहन हम किस प्रकार से अपने हित के लिए उपयोग कर सकते हैं, वो अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से दूसरे के संसाधनों का भी उपयोग कर लेता है। तो इसमें गुलामी वाली कोई बात है ही नहीं, कि देश का कोई गुलाम होता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति है, समुदायों का एक मिला जुला प्रारूप है, और उसमें एक राजा है, उसके हिसाब से चूंकि सबने सर्वसम्मति से बनाया है, तो उसके जो समाज के लिए बात होती है सर्वसम्मति से, और प्रकृति के नियमों का पालन करने के लिए वो कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसको सत्ता कहते हैं। उन नियमों का पालन सभी समुदायों को, या जितने भी भूखंड में समुदाय रहते हैं उन सभी को अधिकतम नियमों का पालन करना होता है। अब व्यक्ति जब उन नियमों को व्याख्या करता है और अपने हिसाब से अपने स्वहित के लिए तोड़ मरोड़ के किसी दूसरे समुदाय का या किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, तो वो अपराध कहलाता है, या कानून के दायरे में आता है, तो वो अपराधी होता है। उसके लिए उसको सुरक्षा और न्याय, चूंकि राज्य का काम है, इसलिए उसमें राज्य दखल देता है। जब व्यक्ति शक्ति का संचय करके और अपने हितों के लिए अन्य समुदाय या व्यक्ति का नुकसान करता है, व्यक्ति के संसाधनों का दोहन करता है, तो वो फिर अनैतिक होता है, और उसमें समाज को वो बांट करके और अपने हित की पूर्ति करता है, जो समाज के लिए नुकसानदायक होता है, समाज का अहितकर होता है, समुदायों में संघर्ष होता है, समाज में संघर्ष बढ़ता है। तीसरा बिंदु आता है, मैं सहमत हूं कि मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी भी है, किंतु आध्यात्मिक प्राणी है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। तो अध्यात्म, ये सामाजिक प्राणी तो ठीक है, भौतिक प्राणी चूंकि उसको अपनी आजीविका चलाना है, तो भौतिकता से उसको दो चार होना ही पड़ता है, क्योंकि आजीविका चलाने के लिए उसे सारे उपक्रम करने होते हैं। कर्म करता है तो लेन देन भी कर्म में आता है। एक दूसरे के सहयोग से व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करता है। पर अध्यात्म इसमें दूसरी चीज है। अध्यात्म है स्वयं का आकलन करना। व्यक्ति जब अपना आकलन, स्वयं का आकलन करता है, स्वयं के बारे में सोचता है, मैं कौन हूं, मेरा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। तो जो व्यक्ति अपने आप में सोचता है, हमारी जो चेतना है उसके बारे में सोचता है, जब चेतना को वो समझ लेता है, तो उसको इस प्रकृति से प्रदत्त ऊर्जा, जिसको हम चेतना कहते हैं, वही चेतना इसका एकाकार होती है, तो वो ईश्वर से मिल जाती है, अर्थात उसे इस ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये अध्यात्म है। अध्यात्म कोई बहुत दूसरे के द्वारा सिखाई जाने वाली चीज नहीं है। वो तो जब तर्क करता है स्वयं से,
कि हमारा यहाँ जन्म लेने का प्रयोजन क्या है। तो क्योंकि भगवान को सब जानते हैं कि सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है माने मेरे अंदर भी है। मेरे अंदर किस चीज में है, व्यक्ति की खोज होती है, ये अध्यात्म, यही अध्यात्म है कि हम अपनी खोज करें कि मैं कौन हूँ। अर्थात हमारी जो ऊर्जा है, क्योंकि प्राण तो हम लेते हैं, आना और जाना, ये भौतिक शरीर है, क्योंकि ये पंच तत्व हैं और पंच तत्व यही भौतिक है। तो पंच तत्वों से बना शरीर ये भौतिकता से अगर हम अन्न का ग्रहण करना बंद कर देंगे तो पृथ्वी तत्व की कमी हो जाएगी। वायु लेना बंद कर देंगे तो ये तो प्राण है हमारे, आना और जाना प्राणों का काम है। ये अध्यात्म बहुत जटिल चीज है, इसको समझना जितना भी समझा जाए, गहराई में जाया जाए उतना कम है। इसलिए मैं तो इतनी कहूंगा कि जो चेतना है हमारी, उसको हम कैसे जान सकते हैं, यही अध्यात्म है बताने वाली चीज। मुझे नहीं लगता है कि कोई इसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से शब्दों में ढाल सकते हैं अपने विचारों को, पर मेरी वाणी तो असमर्थ है इसमें ढालने में, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो जीवात्मा, जीव अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, प्राण अलग चीज है। ये सब चीजें व्याख्या की चीज है, विद्वानों की चीजें हैं। पर सोचें तो छोटी चीज है, पर हम उस पर काम करें तो ही हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। बिना उस पर जब तक काम नहीं करते हैं तो वो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिकवादी ही है। वस्तुओं में ही विश्वास करता है और वस्तुओं को ही एकत्रित करने का प्रयास करता है। चौथा बिंदु है, मेरे विचार से व्यक्ति एक माता प्रसाद स्वतंत्र जी इकाई। थोड़ा शॉर्ट करिएगा। जी जी जी। अ, जी भैया जी। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी समाज से व्यक्ति जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र इकाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर वही बात आती है कि हम अपने नैतिकता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए समाज के द्वारा बनाई गई एक सीमा रेखा के अंदर काम करते हैं, वहां तक हम स्वतंत्र हैं। और उसके बाद जैसे ही किसी के संपर्क में, सहयोग में आते हैं, तो वहां हम दूसरी इकाई को भी, उसकी भी स्वतंत्रता है, तो हम अपने दायरे में रह करके काम करें। यही गांव, जिला, प्रदेश और देश और समाज का जुड़ने का मंतव्य है कि हम एक दूसरे के सहयोग में रहें, पूरक बन के काम करें। हजारों साल से बहस चली आ रही है, तो ये स्वतंत्र और सामाजिक नियंत्रण के बीच का अनुपात, उसके सीमा रेखा क्या हो, ये हमारे बुजुर्गों ने भी दिया है कि हमारी सीमाएं क्या है। हमारी सीमा वो है जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो और किसी दूसरी स्वतंत्र इकाई की स्वतंत्रता में हम दखल ना दें। तो ये सीमा रेखा तो स्पष्ट है, पर ये सोचने की है, दिखाई नहीं देती है, अदृश्य है, पर हमें मालूम पड़ती है। जब हम सोचते हैं कि हम न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं, तो हमारा दिल स्वयं बोलता है कि हमने ये अन्याय किया, किसी दूसरे की सीमा रेखा का उल्लंघन किया है। तो ये दोनों का नियंत्रण रेखा होती है। व्यक्ति, परिवार और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। ये पूरे वक्तव्य में मैंने बताई है कि व्यक्ति है तो परिवार है, परिवार है तो समाज है। अब समाज के नियमों का पालन करेंगे तो हम समृद्धि को प्राप्त होंगे, और परिवार हमारा सुखी होगा, और सुखी होगा तो हमारी जो पृथ्वी है वो स्वर्ग से भी सुंदर होगी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी हेलो। बताइए आदरणीय। तभी हमारे विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज व्यक्ति और समाज विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम मूल रूप से देखते हैं तो न व्यक्ति के बिना समाज का अस्तित्व है, और न समाज के बिना व्यक्ति का
न कोई व्यवस्था बन सकता है, न उसकी सुरक्षा हो सकती है, न उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, न व्यक्ति को कोई सुगम जो जीवन में चलने का रास्ता है वो मार्गदर्शन हो सकता है। अब इस बीच जो है, जिस प्रकार से समाज और व्यक्ति मूल हैं, उसी प्रकार से एक परिवार व्यवस्था भी मूल व्यवस्था ही है। अब इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ईश्वरीय या प्राकृतिक व्यवस्था के तहत ही है कि स्त्री और पुरुष जो है, दो भिन्न प्रकार का व्यक्तियों का निर्माण जो है ईश्वर किया है। और जब ये मिलते हैं और ईश्वरीय व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, सृजन का कार्य करते हैं, तभी यह विश्व व्यवस्था कायम है। अन्यथा धीरे धीरे जो है बिल्कुल कोई रहता ही नहीं, बचता ही नहीं। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एक परिवार का स्वरूप लेता है, और जब परिवार का स्वरूप लेता है तो इसी को हमारे जो पूर्वज लोग थे, ऋषि मुनि महर्षि, ये सब जो है आश्रम व्यवस्था बनाकर और ब्रह्मचर्य व्यवस्था ज्ञान के लिए, और फिर जो है गृहस्थाश्रम का व्यवस्था बनाया, जिसमें बाल बच्चों परिवार के साथ सृजनात्मक धन का सृजन, परिवार का सृजन का व्यवस्था बनाया। फिर वानप्रस्थ का व्यवस्था बनाया कि कुछ दूसरे के लिए भी कीजिए, अपने लिए तो किए ही हैं। और फिर सन्यास का व्यवस्था बनाया, जो अलग व्यवस्था है। तो ये व्यक्ति और समाज, ये दोनों का समाज में आवश्यकता है। और इसी के बीच में व्यवस्था को जब और अच्छा बनाना रहता है तो उसको गांव है, जिला है, प्रदेश है, देश है, और फिर विश्व व्यवस्था बनता है, जो कि एक समाज के द्वारा समन्वय बनाया जाता है। और उसी समन्वय के हिसाब से ये व्यवस्थाएं चलती हैं। सब एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक दूसरे के बिना व्यवस्थित व्यवस्था नहीं चल सकता है। इसके बाद जो है आज का जो विषय में है कि भौतिक है, सामाजिक है, वैज्ञानिक है, लेकिन आध्यात्मिकता का जो है, हम उसको प्रत्यक्ष रूप से कहीं देख नहीं सकते। भौतिक व्यवस्था अगर है तो उसको हम प्रत्यक्ष रूप से समाज में घटित होते रहता है, घटनाएं होते रहती हैं, कई प्रकार की समाज में समस्या आती है, उसको भी हम देखते हैं। वैज्ञानिक रूप से कई प्रकार की जो आप सुख साधन भौतिक व्यवस्था देख रहे हैं, उन सबों को भी हम देखते हैं। समाज में जो हम परिवार बनाते हैं,
ग्राम व्यवस्था बनाते हैं, प्रदेश व्यवस्था बनाते हैं, या राज्य या सरकार बनाते हैं, तो इस प्रकार से हम सारी व्यवस्थाओं को देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, उसका सुख सुविधा भी, लाभ भी उठाते हैं। लेकिन जो एक आध्यात्मिक व्यवस्था है, तो आध्यात्मिक व्यवस्था को पूरा समाज जो है वो समझ भी नहीं सकता है, और इसका कोई प्रत्यक्ष देखने को भी नहीं मिलता है। और यह एक अनुभव करने का ही विषय है, और इसका अनुभव सभी को हो भी नहीं पाता है, और जिसको हुआ है अगर वह समाज के अन्य व्यक्तियों को बताता है तो चाहे तो कोई भ्रम समझता है, या कोई विश्वास नहीं करता है, या कोई है तो उनके पीछे जो है वो बिल्कुल जो कहते हैं तो उन पर विश्वास भी करते हैं और उसी के पीछे चलते भी हैं। लेकिन जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो ये समझाते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है, ध्यान करने से हम आत्मा परमात्मा से जुड़ते हैं, धारणा समाधि तक जाते जाते हम अपने शरीर को छोड़कर और अपने आत्मा को कहीं भी विचरण करवा सकते हैं और फिर आकर के शरीर में समाहित हो सकते हैं। हम अध्यात्म से जो है बहुत से चीजों को सामने वाले को परख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत सा तो ऐसा चीज है कि जिससे कि आप किसी की गति को देखकर, किसी की शक्ल सूरत को देखकर, किसी के फेस को देखकर, उसके उतार चढ़ाव को देखकर आप बहुत सा चीज जो है समझ जाते हैं। लेकिन बहुत सा चीज जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो अध्यात्म पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जाए, इसकी क्या सीमा हो, कहाँ तक हम इसको समझे, ये बहुत ही गहराई का चीज है। और इसको जब सर्व समाज जो है जब तक इसको देखता नहीं है, इस पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो ये फिर सस्पेंस का विषय रह जाता है। अब हम आज के परिदृश्य में ये भी देख रहे हैं कि राज्य जो है वो समाज जो है, समाज को भी राज्य जो कहता है कि समाज ही राज्य है और राज्य ही समाज है। लेकिन जो राज्य ये व्यक्ति को और लोक को जो भ्रम में डालता है, ये भ्रम का विषय नहीं है बिल्कुल ही। राज्य जो एक है वो अलग विषय है और समाज जो है वो एक अलग विषय है। समाज ही जो है वह राज्य को बनाता है और राज्य को जो है वह कुछ अधिकार देता है, न्याय सुरक्षा का अधिकार देता है, और जो उसे अधिकार देता है उसकी एक सीमा रेखा भी तय करता है। तो उसको जो है तो अपनी सीमा रेखा में रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान की जो राज्य व्यवस्था है वो इस प्रकार की अपनी गतिविधि बना रही है, वो सारे समाज के आर्थिक, धार्मिक और जन कल्याणकारी जितनी भी अधिकार लोक का है, समाज का है, उसको अपने आप में समेटते जा रही है। और अंत में वह यह कह रही है कि नहीं, हम ही समाज हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब हूं, ब्रह्म हूं, बस
नहीं नहीं, पूरा ब्रह्मांड हो। तो ये जो है आज जो है एक गलत विकृति जो है समाज में आई है, जो कि लोक की स्वतंत्रता को, व्यक्ति परिवार की स्वतंत्रता को जो है वह बाधित कर रहा है, उसको दखल अंदाजी कर रहा है और उसको गुलाम बना बना करके रखने का उसका प्रवृत्ति जो है सो सामने आ रही है। बाकी जो एक समन्वय की व्यवस्था है। नहीं, अब आप मोहन बाबू रुकिएगा अब। जी जी, हाँ बस हाँ, हो गया। बाकी जो है व्यक्ति परिवार और सारा जो है अपना अपना सीमा रेखा में चले और समन्वय बना करके चले, यही जो है व्यवस्था का धर्म है। धन्यवाद। जी बाबा जी, देखिए, आप अपनी बात रख दीजिए। हाँ, मैं आपको अपनी बात रख देता हूं कि मनुष्य और समाज ये एक प्रकार से इसको आप प्राकृतिक इकाई कह सकते हैं। सिर्फ दो ही प्राकृतिक इकाइयां हैं, बाकी जो धर्म या राष्ट्र ये सब कृत्रिम इकाइयां हैं। तो एक तो ये बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य धर्म या राष्ट्र इनका गुलाम नहीं है। धर्म और राष्ट्र किसी मनुष्य को कोई आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि ये दोनों तो प्राकृतिक इकाई है नहीं। ये गलत मान्यता है कि इस्लाम में धर्म को मनुष्य को आदेश देने का अधिकार है, क्योंकि इस्लाम व्यक्ति को धार्मिक संपत्ति मानता है, साम्यवाद उसको राष्ट्रीय संपत्ति मानता है। हिंदू ईसाई ये दोनों धर्म और राष्ट्र की संपत्ति नहीं मानते हैं। तो मनुष्य मतलब व्यक्ति और समाज, ये दोनों का की तो मैं आपको बता दिया। लेकिन आध्यात्म ये किसी की स्वेच्छा हो सकती है, सहमति हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई उसके विरोध में भी हो सकता है, कोई नास्तिक भी हो सकता है। आप किसी को इसके लिए बाध्य तो नहीं कर सकते। अब एक बात और आती है कि समाज या राष्ट्र, तो हम मानते हैं कि समाज एक प्राकृतिक इकाई है। तो व्यक्ति राष्ट्र का कोई भाग नहीं है। व्यक्ति को मूल अधिकार समाज से प्राप्त है। समाज का मतलब विश्व समाज। अब विश्व समाज का तो कोई प्रारूप है नहीं आपके पास। अभी कोई पूरी दुनिया के लोगों को मिला करके आप कैसे कहेंगे कि ये समाज है? तो वैसा कुछ नहीं है। वह एक अदृश्य इकाई है समाज। लेकिन समाज की दृश्य इकाई है परिवार, और परिवार किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कर सकता। उसकी कोई सीमा नहीं बना सकता है परिवार, क्योंकि परिवार तो खुद उसकी सहमति से बना है। इसलिए परिवार का कोई उसमें कोई हस्तक्षेप बाध्यकारी नहीं होता है। इसका मतलब कि जो परिवार बनता है वो सब सहमत लोगों को मिलाकर बनता है, बाध्यकारी नहीं है।
अब यहाँ एक बात ये आती है कि भाई परिवार या राष्ट्र या कोई भी इकाई, उसको जब सुरक्षा देनी है, सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। सुरक्षा देना परिवार, राज्य, सबकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी किसने दी है? समाज ने दी है कि आप इनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा करोगे। तो जब आप स्वतंत्रता की सुरक्षा करेंगे तो आपको शक्ति चाहिए। शक्ति के रूप में सब लोग मिल करके अपने ऊपर वाली इकाई को ताकत देते हैं, और इसीलिए हम लोग राष्ट्र को सेना भी देते हैं, पावर भी देते हैं। लेकिन जिसके पास ताकत होगी वही अगर गुलाम बनाने लग जाएगा तब हम क्या करेंगे? यह जो दोनों के बीच का जो तालमेल है, यह तालमेल अभी तक बन नहीं पाया। जिसको हम ताकत दे रहे हैं वह अगर हमको हमको गुलाम बना ले तो क्या करेंगे? और यही तो लड़ाई चल रही है। हम लोगों ने राज्य को ताकत दी, राज्य के पास सेना दे दी, संविधान दे दिया। अब राज्य को हमने सेना दे दी, पुलिस दे दी, पैसा दे दिया, सब दे दिया, और राज्य ने हमको गुलाम बना लिया। वर्तमान दुनिया की तो यही स्थिति है। केवल भारत की मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया का करीब करीब हाल यही है। भारत में कुछ ज्यादा है और कई देशों की तुलना में, लेकिन उसके पास सेना है और उसके पास पैसा है। उसने हमको गुलाम बना लिया। अब इस गुलामी से मुक्ति कैसे पाई जाए, यही तो सारी हमारी चिंता का विषय है कि हम उससे कैसे बचें। एक बार हमने पावर दे दिया और उसने अपना पावर बढ़ा लिया सेना की ताकत पर, तो उसने पावर बढ़ा लिया तो अब हम कैसे बचें? यही तो सबसे बड़ी तो समस्या यही है। तो यही आकर के दिक्कत आती है कि हम जिसको पावर दे रहे हैं, भाई हम परिवार को पावर दिए तो परिवार से अलग हो सकते हैं। क्या कर लेगा परिवार? हमको मार तो नहीं सकता, हमारा धन तो नहीं छीन सकता है जबरदस्ती, क्योंकि परिवार के ऊपर भी राज्य है। राज्य के ऊपर कौन है? इसलिए राज्य हमेशा हमें इस बात की प्रेरणा देता है, ट्रेनिंग देता है कि आपको राष्ट्रभक्त होना चाहिए। ये राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा को क्यों वो लोग देते हैं? इसलिए कि हम राष्ट्र की गुलामी से मुक्ति के बारे में हम सोच ही ना सके। और एक बात और आती है कि भाई ये व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र, समाज, ये सब जो इकाइयां हैं, समाज को तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो अमूर्त है, लेकिन मूर्त है राष्ट्र। धर्म भी अमूर्त है, धर्म भी कुछ है नहीं अभी तो मूर्त हमारे पास है परिवार, मूर्त इकाई है राष्ट्र, व्यक्ति, और राष्ट्र के ऊपर विश्व। ये सभी इकाइयां एक दूसरे से स्वतंत्र भी होनी चाहिए।
और पूरक भी होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें एक साथ हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक इकाई किसी को गुलाम बनाना चाहती है, अन्य इकाइयों को मिलकर उस पर नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सभी इकाइयां पूरक भी है, नियंत्रक भी है। तो इसका मतलब यह है कि दूसरी इकाइयां को अगर दबाया जा रहा है तो हम उसकी मदद भी कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरी इकाई हमको दबा रही है तो हम दूसरों के साथ इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो आज के कोटेशन का मेरे विचार में तो यही महत्वपूर्ण भाग था। अगर कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में तो 1-2 मिनट में पूछ लीजिएगा आप, और फिर आप अभी चर्चा जारी रखिएगा। मेरे से अगर कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो पूछ लें, बाबा जी कुछ देर तक मीटिंग में रहेंगे। ठीक है, तो आप जारी रख सकते हैं। जी बाबा जी। हम्म। देखिए, मैं इस विषय पर एक बात कहना चाहूंगा। एक तो मनुष्य स्वतंत्र इकाई है, और विश्व समाज जो है उसकी सुरक्षा की गारंटी ले। लेकिन दुनिया का यह सिद्धांत है कि शक्ति के बल पर ही जो शोषण किया जाता है, शक्ति के बल पर ही अपराध किए जाते हैं। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, और कितने आम नागरिक, कितने लोग मारे गए। भला यूएन से लेकर के दुनिया की व्यवस्थाएं क्या कर पाई? कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। तो सुरक्षा दे कौन सकता है? मेरे सामने अगर कोई कमजोर व्यक्ति मार खा रहा है, और मैं खुद निर्बल निर्बल हूं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तो क्या मैं सुरक्षा दे सकता हूं? सुरक्षा तो सदैव जो है वो सामर्थ्यवान ही देता है। कमजोर कभी सुरक्षा नहीं देता है। दीनहीन निर्बल लोग सुरक्षा नहीं देते हैं। तो इसका हम लोगों को एक अर्थ ये भी देखना चाहिए कि सुरक्षा के लिए सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था, दोनों ही जो व्यवस्थाएं हैं, वो दोनों, उन दोनों में से कोई भी व्यवस्था जो है वो मनुष्य को सुरक्षा दे पाने में सक्षम नहीं है। सामंतवाद की बात करें तो वहाँ पूंजीवादी मजबूत हो जाते हैं। साम्यवाद की बात करें, सरकारें मजबूत हो जाती हैं। और अगर हम समानतावाद की बात करें तो दुनिया में समानतावाद तो कहीं है नहीं। आखिर ये विचार आएगा कहाँ से कि हम सामंतवाद और साम्यवाद से ऊपर उठ करके व्यक्ति को महत्व दें और व्यक्ति की सुरक्षा करें? आज इजराइल और ईरान का युद्ध हमने देखा। तो इजराइल और ईरान का युद्ध देखें तो इजराइल और ईरान के युद्ध में क्या हुआ? तो वहां पर भी आप देखेंगे कि दो जो है उसमें अमेरिका जो है लगातार प्रयत्न करता रहा कि किसी तरह से यह युद्ध रुक जाए। लेकिन जो इजराइल है उसने अमेरिका के कहने के बाद भी आक्रमण बंद नहीं किए। जब उसने अपना जो है पूरा हिसाब किताब कर लिया, उसके बाद ही उसने युद्ध जो है बंद किया। इसी तरह से आप यूक्रेन और रूस को देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है रूसी राष्ट्रपति और अमेरिकन राष्ट्रपति की जो है बैठक हुई। यूक्रेन में भी हजारों लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, और वो केवल और केवल एक मूर्ख की मूर्खता का परिणाम है। एक मूर्ख की मूर्खता मूर्खता का परिणाम पूरे देश भुगत रहा है, सारे लोग भुगत रहे हैं। आखिर वैश्विक इकाइयां कहाँ तक रोक पाने में इन्हें सक्षम है? क्योंकि मैं देखता हूँ रोक वही सकता है जिसके पास सामर्थ्य हो। दीनहीन व्यक्ति जो है वह किसी को भी रोक पाने में सक्षम नहीं होता है। तो ऐसे में जिसके पास सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है, विचार है, कम से कम शक्ति तो चाहिए ही चाहिए। निर्बल व्यक्ति किसी समस्या का समाधान नहीं करता है। भारत की जो हम बात करते हैं तो भारत जो है विश्व व्यवस्था से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। शुरू से ही हमारी जो नीति रही है, हमारी नीति हमेशा से समानतावाद की रही है, कभी भी साम्यवाद की नीतियां नहीं रही है।
ना हम सामंतवाद की नीति पर रह चले हैं। आप अगर हमारे यहाँ मंत्र भी देखेंगे तो हमारे यहाँ जो पढ़े जाते हैं वो यही कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो जो विश्व कल्याण की भावना रखते हैं केवल वही लोग ऐसे हैं जो विश्व में सद्भावना कर सकते हैं या फिर सबकी सुरक्षा दे सकते हैं। ऐसी कोई भी इकाई जो है सुरक्षा नहीं दे सकती है जिसमें विश्व कल्याण की भावना न हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब देखा जाए तो मुझे लगता है भारत ही इसका एक विकल्प दिखाई देता है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। अगर हम सामंतवादी व्यवस्थाओं से या साम्यवादी व्यवस्थाओं से ये अपेक्षा रखते हैं कि वह व्यक्ति की सुरक्षा को, नागरिक की सुरक्षा को बहुत अधिक महत्व देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कभी सुरक्षा मिल पाएगी। लेकिन हमारी स्थिति तो खुद ऐसी है कि अगर हम पर हमला हो जाए तो हम लोग कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे। तो कमजोर व्यक्ति जो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता है, भला वो दूसरों को सुरक्षा क्या दे सकता है। अर्थात सुरक्षा भी वही दे सकता है जिसके पास सामर्थ्य हो। और इस समय सामर्थ्य किसके पास है, शक्ति किसके पास है? तो दुनिया की दो शक्तियां आपस में टकराई हुई हैं। न यूएन उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, सुरक्षा दे पाने में सक्षम है। और भारत जैसे देशों का तो हम क्या ही कह सकते हैं। हम पर जो है वो प्रतिबंध का खतरा रहता है, हम पर टैरिफ का खतरा रहता है। हम विश्व व्यवस्था के साथ संतुलन बनाकर चल रहे हैं। इसीलिए हमने अपनी नीति को देखा जाए तो अपनी नीति हमने हमेशा चुनी है पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग। हमने कहीं भी जो है अभी तक भी ये जो है वो किसी देश का युद्ध का समर्थन नहीं किया है। और ना ही हम लोग जो है किसी देश के युद्ध में पड़ना चाहते हैं। हम लोग हमेशा जब भी बात करते हैं तो शांति की ही बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कहने से दुनिया में कोई प्रभाव जाएगा नहीं। जिन देशों को लड़ना है वो लड़ ही रहे हैं। अमेरिका जैसा राष्ट्र नहीं रोक पा रहा है तो बाकी के देश क्या रोक पाएंगे। तो इसीलिए शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो न्याय कर सकता है, कमजोर असहाय दीनहीन व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी बताएं, या किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहें इस समय? आज तो भाई साहब कुछ बहुत विषय इस पर बोलने के लिए है नहीं मेरे पास। आज व्यस्तता भी कुछ इस तरह की थी कि विषय पर जरा सा सोच भी नहीं। जी जी। अगर फिलहाल किसी साथी को कोई बात नहीं रखनी है तो फिर चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। फिलहाल भाई साहब एक बात हम कहना चाह रहे थे इस पर। जी बताइए। आज के विषय में जैसे एक चीज मैं बार बार देख रहा हूं कि समाज, व्यक्ति और इनके बीच एक संतुलन कैसे स्थापित हो। इसमें जो मैं समझ पा रहा हूं कि स्वतंत्रता के कालखंड के आसपास जो मार्क्सिज्म आया, जिसने इस विषय पर एक कुछ ठोस कदम उठाए, वो सही हुए या गलत हुए ये एक बात की बात है। लेकिन व्यक्ति, समाज और इन सबके बीच में संतुलन बनाने के लिए मार्क्सवाद ने सबसे पहले काम किया और उन्होंने कहा कि नहीं, समाज का अगर एक कोई रूप हो सकता है, अस्थाई रूप, तो वह है राज्य। क्योंकि राज्य समाज है तो फिर उसमें व्यवस्था की कोई न कोई इकाई बनानी ही पड़ेगी। तो समाज के व्यवस्था की एक इकाई उन्होंने राज्य को मान लिया। ये पहले कभी नहीं था। पहले की जो व्यवस्था थी या हम जिस व्यवस्था की बात करते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि समाज के व्यवस्था की इकाई राज्य नहीं है। समाज ने राज्य को केवल एक ऐसा कार्य है जो राज्य नहीं कर सकता, जिसको कह रहे हैं सुरक्षा और न्याय, वो काम आप दे दो। लेकिन सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त राज्य के पास
जन कल्याण की जो बात आती है, मैंने इसको बहुत ज्यादा खोजने की कोशिश की। तो पहले प्राचीन इतिहास में भी, एंशियंट हिस्ट्री में भी अगर हम इसको तलाशते हैं, मिडुअल हिस्ट्री के पहले, मिडुअल हिस्ट्री कह लीजिए जिसको आज कहा जाता है, मिडुअल हिस्ट्री में अगर हम तलाशते हैं तो पता चलता है कि जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अतिरिक्त राज्य की कोई और अवधारणा पढ़ने को ही नहीं मिलती है। फिर क्या रहा होगा जब राज्य ही जन कल्याण को सारा कुछ करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है और सदा से करता आया है, तब फिर समाज में किसी अन्य इकाई की क्या आवश्यकता रह गई। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हमें यही पढ़ा रही है। कल एक लोग से ऐसे फेसबुक पे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा गांधीवादी दर्शन एक पूरी तरह से कपोल कल्पना है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि राज्य के पास अगर सुरक्षा और न्याय है, अतिरिक्त कार्य नहीं है, सुरक्षा और न्याय के लिए प्रतिबद्ध कर दीजिए, सुरक्षा की गारंटी दे, सुरक्षा और न्याय की गारंटी दे शासन व्यवस्था। उसके बाद आप मुझे बताइए कि राज्य गांधीवाद का कहां से एक बड़ी, इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि जो गांधी दर्शन है या कह लीजिए लोक स्वराज की जो बात है वो अव्यवहारिक सी दिखती है। तो अव्यवहारिक सा दिखे भारतीय दर्शन, अव्यवहारिक सा दिखे पूरा विश्व इतिहास, इसके लिए ही बहुत बड़ी चाल के साथ या यह कह लीजिए कि बहुत षड्यंत्र पूर्वक यह बात थोपी गई कि राज्य जन कल्याणकारी कार्यों के लिए भी बना हुआ है। हम ये नहीं समझ पाते कि मिडवल हिस्ट्री में जब पढ़ाया जा रहा है कि सभी राजाओं ने जन कल्याण का कार्य किया, तो ये कुएं, धर्मशाला और बावड़ी, ये सब नागरिकों ने क्यों खुदवाए। बहुत ही कम ऐसे भारत में कुएं, बावड़ी या फिर धर्मशालाएं मिलती हैं जिनको राज्य, मतलब ये कह लीजिए राजाओं ने बनवाए हों, ऐसे कम ही मिलते। क्योंकि राजाओं की प्रतिबद्धता केवल सुरक्षा और न्याय को लेकर थी। वो इस बात के लिए ही चिंतित रहते थे, इसी बात से वो नहीं निकल पाते थे कि हम सुरक्षा और न्याय आसुरी प्रवृत्तियों से मानवों को और देवताओं को कैसे बनाएं, कैसे बचाएं। और राज्य में जब भी यह बात जुड़ी कि हम थोड़ा सा जन कल्याण भी करते हैं, जन कल्याण करते हैं मतलब हम समाज की भी जो जिम्मेदारी है उसको अपने सर पे ले लें, तो एक असंतुलन पैदा होता है। आज यह असंतुलन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, यह इतना भयावह हो चुका है कि कोई भी उस विषय पर निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं। इसी कोटेशन में मुनि जी ने लिखा कि हजारों सालों से हम इस बात की चिंता कर रहे हैं व्यक्ति, राज्य और समाज के बीच में क्या संबंध हो। मुझे लगता है ये बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति, राज्य और समाज के बीच में एक स्पष्ट रेखा खींची हुई थी, जिसको राज्य ने जन कल्याणकारी अवधारणा और शहरीकरण, इन दोनों के माध्यम से तोड़ दिया है। और इस स्तर तक टूटा हुआ है कि आज हम सोचने समझने वाले लोग भी इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि वास्तव में आखिर क्या संबंध होना चाहिए। मेरी बात समाप्त हुई। और कोई भाई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, अथवा किसी से प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। बबलू भैया कुछ लिख रहे थे। हाँ, थोड़ा सफर में था, लगा कि लिख देना। तो क्या, ये आपने ठीक लिखा है कि सामर्थ्यवान जो मतलब सुरक्षा वही देगा, मगर वो शासन करने लगे जी जी जी। या के बाद हम क्या करेंगे। इसके तरफ नैतिक
आपकी आवाज बबलू भैया कट रही। हेलो। जी। चलिए, मैं सफर में कुछ लिख दिया हूँ, बस उतना ही था। हाँ नहीं, ठीक ठीक बात, ठीक। सफर में है बबलू भैया, और कोई बात बताए। देखिए ज्ञानेंद्र जी, मुझे लगता है कि शक्ति का गलत हाथों में जाना, अगर वह समानतावाद से निकल करके साम्यवाद या सामंतवाद दोनों में से किसी के पास भी जाती है, तो शक्ति के विषय में कहा जाता है कि शक्ति जो है अदिश होती है, उसको दिशा देनी पड़ती है। हम लोग 11th स्टैंडर्ड में एनर्जी पढ़ते थे, शक्ति पढ़ते थे हम लोग वहां पर। तो ऊर्जा के सिद्धांत दिए गए थे, तो उसे नियंत्रित करना पड़ता है। उसके लिए आप चाहे D2O का यूज करें, आप कैडमियम की छड़ें लगाएं या कुछ भी लगाएं, नियंत्रित करेंगे। लेकिन शक्ति के विषय में मैं एक बात बता दूं, शक्ति का अहंकार इतना उसमें शक्ति में इतना वेग होता है कि वो जिसके भीतर प्रवेश करती है वो अहंकार उत्पन्न कर ही देती है। कल कल हम लोग काम वासना पर बात कर रहे थे कि वासना को सब नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ शक्ति भी उसी तरह से है। शक्ति का सामर्थ्य हर कोई धारण नहीं कर पाता है। यदि वह रावण के पास जाएगी तो अराजकता को फैलाएगी, और राम के पास जाएगी तो जो है वो व्यवस्था का निर्माण करेगी। शक्ति के बिना आप सृष्टि का निर्माण भी नहीं कर सकते। तो शक्ति किसके हाथ में है वो बड़ी महत्वपूर्ण में है। अगर वही शक्ति समाज के हाथ में आ जाती है तो मुझे लगता है कि राज्य सत्ताओं ने जो गुलाम बना करके रखा है वो समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन पुरानी सभ्यता और वर्तमान सभ्यता में बड़ा अंतर है। प्राचीन समय में आप देखेंगे तो जो राजतंत्र का जो राजा है, मुझे लगता है कि वह लोकतंत्र के राजा से कमजोर है। उसके पास सेनाएं होती थी, उसके पास जो है तो तलवारें थी। आज जो है तलवारों का और भालों का जमाना नहीं रह गया। आज परमाणु बम और ऐसे हथियार हैं कि कुछ हजार सैनिक जो है वो पूरे शहर को गुलाम बनाने में सक्षम है। तो सेनाएं जब इस तरह से होंगी, जिनके पास ऐसे विनाशक अस्त्र रहेंगे, शस्त्र रहेंगे, तो समाज उनका मुकाबला तो नहीं ही कर पाएगा। ऐसे में हमारे पास एक ही चीज बचती है, वह है व्यवस्था। कि व्यवस्था के द्वारा ही हम उन पर नियंत्रण कर सकें, क्योंकि उनका भी जो कुछ सारा सिस्टम चलता है वो चलता है अर्थ से ही चलता है। अगर आपने सारी चीजें उनको दे दी, अर्थ भी उन्हीं के पास दे दिया, सारे अधिकार भी दे दिए, शक्ति भी, समाज के पास कुछ नहीं रहा, तो निश्चित स्तर पर गुलाम हो जाएंगे। और यही दुनिया में दिखाई दे रहा है कि शक्ति जो है पूरी तरह से उसके पास चली गई है, राज्य के पास। और केवल शक्ति ही नहीं गई है, शक्ति के साथ अर्थ और अधिकार ये दोनों भी चले गए हैं। कम से कम अधिकार संपन्न तो समाज होना चाहिए। राज्य शक्तिशाली रहे केवल अपने क्षेत्र में, सुरक्षा और न्याय तक। जो आपने जन कल्याणकारी नीतियों की बात की, मैं सहमत हूं। वास्तव में यही सबसे बड़ी समस्या है जो राज्य को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली कर दे रही है, और इतना शक्तिशाली कर दे रही है कि वह गुलाम बनाने तक में सक्षम हो रहा है। अगर हम केवल जन कल्याणकारी नीतियों को हटा देते हैं तो इसमें समाज पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर समाज में उसका हस्तक्षेप शून्य हो जाएगा। ये सामाजिक हस्तक्षेप हो कहाँ से रहा है? तो ये केवल सुविधाओं के नाम पर हो रहा है। ये केवल और केवल जो है विकास के नाम पर हो रहा है। ये जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर ही हो रहा है। अर्थात जन कल्याणकारी को हम हटा देते हैं तो राज्य की शक्ति स्वतः कम हो जाती है। जी। मैं ये कह रहा था भाई साहब, जी। आपने एक बात कही कि भूतकाल के राजा लोग शक्तिहीन जैसे प्रतीत होते हैं वर्तमान लोकतांत्रिक शक्ति को देख करके। जबकि पढ़ाया मेरे ख्याल से यही गया है कि पहले राजा निरंकुश हुआ करते थे, उनके ऊपर अंकुश नहीं था। और आज लोकतंत्र के पास जनता का अंकुश है। हर 5 साल बाद हम सरकार बदल देते हैं। वास्तव में शक्ति तो आज कम होनी चाहिए, लेकिन शक्ति उस समय ज्यादा है, उस समय कम दिखती है। मुझे लग रहा है भाई साहब ना, यहाँ सिर्फ इतनी ही बात है कि एक बात तो देखिए, जो शक्ति की बात आ रही है वो एक बात आप ये समझिए कि राज्य की रचना संगठन के आधार पर की गई। एक सुव्यवस्थित संगठित रचना को हम राज्य कह रहे हैं। परिवार सुव्यवस्थित संगठित रचना नहीं बन पाती, समाज सुव्यवस्थित संगठित रचना नहीं। और जहां संगठन होगा शक्ति वहीं होगी।
संगठन में शक्ति है, शक्ति से ही अपराधियों से निपटा जा सकता है या आसुरी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह तो हम आदिकाल से समझ रहे हैं कि बिना शक्ति के आसुरी प्रवृत्तियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अब चिंता ये हुई कि शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो शक्ति को नियंत्रित करने का जो तरीका खोजा वो ये खोजा कि हम जनता अपने वोट से राज्य का निर्माण करे। राज्य का निर्माण पब्लिक अपने वोट से करे, जब चाहेगी तब बदल देगी अगर कोई उच्छृंखलता करेगा। लेकिन हो उल्टा गया। लोकतंत्र आज शक्तिशाली होता जा रहा है, राज व्यवस्था जिसको निरंकुश कही जाती है वह कमजोर सी प्रतीत हो रही है। क्यों? केवल एक चीज बदला हुआ है, वो ये है कि जन कल्याण का ठेका इस समय लोकतंत्र ने लिया है और जन कल्याण का ठेका राजा नहीं लेते थे, वो सुरक्षा और न्याय तक ही सीमित थे। मैं सिर्फ ये इतनी बात आपकी बात में और जोड़ना चाह रहा। जी बिल्कुल ठीक है। किसी साथी का कोई प्रश्न है या कोई बात रखना चाहे रख सकते हैं। जी भैया, अभी मेरी भी थोड़ी सी 1 मिनट की बात है। हाँ जी माता बताइए। राजा निरंकुश कब होते थे, पहले और आज में? क्योंकि राजा जब बनते थे, क्योंकि एक परिवार रहता था वो पूरा, और परिवार रहता था तो उनमें नियंत्रक भी रहते थे, क्योंकि धर्म उनको नियंत्रित करता था। आज की डेट में यही चीज बदल गई है केवल, कि आज जो धर्म है वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कहने में, अर्थात हमारे जो धर्माचार्य हैं वो अपनी बात को निष्पक्ष और निरपेक्ष रूप से रखने में असमर्थ है। इसलिए ये सारी दुर्दशा है। नहीं तो आप महाभारत काल में देख लीजिए, जिस समय अश्वत्थामा और अर्जुन का ने जो विनाशक शस्त्रों का प्रयोग किया, तो उस समय हमारे धर्माचार्य या जो दिशा देने वाले लोग थे वो सामने आए और उन्होंने उन शक्तियों का प्रयोग करने से रोका, उन्हें उनको नियंत्रित किया। पर आज यही नहीं हो पा रहा है, बाद बाकी सब चीजें ठीक है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। मुझे लगता है किसी साथी की कोई बात नहीं है, तो मैं कल का विषय बता दे रहा हूँ। जी भाई। कल जो है हम लोग 8100 से लेकर के 8107 तक रखेंगे। कल का विषय जो है वो महात्मा गांधी और अहिंसा रहेगा। तो मुझे लगता है इस विषय पर अच्छी चर्चा होगी, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जी तो ज्ञानेंद्र, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। जी 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 भैया, पवन जी भैया बहुत देर से जुड़े आप। अच्छा, निकल भी लिए।